क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम अलंकार टॉपिक पार्ट 1 आपको सेंड कर चुके हैं। आज हम अलंकार पार्ट 2 यानी अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। कुछ इस तरह के अलंकार जिन शब्दों का अर्थ बहुत सुंदर निकलता है। बहुत सिंपल है, टॉपिक नया है लेकिन बहुत आसान है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो इस वीडियो से आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा अर्थालंकार क्या होते हैं। जब कुछ ऐसे शब्द जो दिखने में बहुत साधारण लगते हैं लेकिन उनका अर्थ इतना सुंदर, एक अलग ही रूप, एक अलग ही चमत्कार प्रस्तुत करें तो उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, अर्थालंकार। अलंकार, इसका फर्स्ट पार्ट शब्द अलंकार कर चुके थे, आज है अर्थालंकार। तो सबसे पहले आज जब आप इस टॉपिक को करेंगे तो ऑलरेडी हमारा अलंकार टॉपिक चल रहा था। आप कॉपी में हेडिंग लिखिएगा अर्थालंकार डिपेंडिंग ऑन मीनिंग, यानी जब कविता की जो शब्द है उस पंक्ति का मीनिंग या अर्थ बहुत सुंदर निकले तो हम उसे अर्थालंकार कहते हैं। जहां कविता की, देखिए यही इसकी परिभाषा है, जहां कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण एक विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थालंकार होता है। यानी उस पूरी पंक्ति का अर्थ इतना सुंदर होगा जिससे एक अलग ही चमत्कार, एक अलग प्रभाव क्रिएट होगा। इसका एक एग्जांपल दे रही हूं आपको। जिस तरह से एक सिए मुख ससी भय नयन चकोरा, सीता का जो मुख था वो चंद्रमा के समान बन गया और श्री राम के नेत्र चकोर पक्षी के समान। चकोर पक्षी का चांद से रिलेशन, कहा जाता है कि चांद को चकोर नामक पक्षी बिना पलक झपकाए अपलक एक टक निहारता है। तो अब देखने में ही पंक्ति बहुत सिंपल लगती है लेकिन जो उसका मीनिंग, जो अर्थ है वो चमत्कारपूर्ण है, एक विशेष सौंदर्य का सृजन कर रहा है। तो सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, ये पंक्ति हुई अर्थालंकार की, जहां पंक्ति के अर्थ से एक विशेष सौंदर्य का सृजन हो। सो यहाँ पे प्रमुख अर्थालंकार, जिनके कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत सारे होते हैं, हमारे कोर्स में लिमिटेड है जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट है उपमा अलंकार, सेकंड रूपक अलंकार, थर्ड उत्प्रेक्षा अलंकार, फोर्थ अतिशयोक्ति अलंकार, फिफ्थ मांडवीकरण अलंकार। सो पहली बार सीबीएसई में अलंकार टॉपिक अब आने वाला है, लास्ट ईयर एग्जाम हुए नहीं। सो अब किस तरह से आएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और एक्स्ट्रा अलंकार भी आपको करा रहे हैं, कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स समझा रहे हैं, जिस भी तरह से प्रश्न आए हमारे स्टूडेंट्स हर बार तैयार हो। ओके, सो सबसे पहले आप अर्थालंकार की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद इन सभी पांचों के नाम लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे अर्थालंकार का फर्स्ट प्रकार उपमा अलंकार। ओके, सबसे पहले उपमा अलंकार, इस वर्ड का मीनिंग, जब हम किसी की सिमिलैरिटी, किसी से समानता शो करते हैं तब सा, समान, जो ये वर्ड्स यूज करते हैं, इससे पता चलता है कि हम उपमा अलंकार यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक फेमस चीज लेते हैं, उसकी समानता एक नॉर्मल चीज से बता रहे हैं, तो वो हुआ उपमा अलंकार। देखिए ये उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ ही होता है समानता दिखाना। ठीक है, किसी के सिमिलर बताना, जैसे ये चांद जैसा मुख, चांद के समान मुख, तो इसमें क्या हुआ, मुख, चेहरे की समानता चांद से बताना, सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, तो ये उपमा अलंकार में आएंगे। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, उसके रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति से या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जो कि बहुत फेमस हो या वस्तु से करें तो वहां उपमा अलंकार है। ये पंक्ति लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी सियाराम शरण गुप्त की कविता एक फूल की चाह में, क्लास 9th में। पंक्ति देखिए क्या थी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। फूल के समान जो कोमल बच्ची थी वो राख का ढेर बन चुकी थी।
अब यहाँ पे बच्ची को किससे कंपेयर किया है? फूलों के समान। यहाँ बच्ची को फूल के समान कोमल बताया, सॉफ्ट बताया, उतनी नाजुक बच्ची थी, तो इसलिए ये उपमा अलंकार है, जहां पे एक नॉर्मल चीज को किसी फेमस, कोई एक ऐसी चीज, एक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिससे उसकी तुलना करेंगे और समानता बताएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल चीज क्या है जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं? वो है बच्ची, जिसकी तुलना कर रहे हैं हम फूलों के से, जो कि फूल अपनी कोमलता के लिए जाने जाते हैं। तो ये हुआ उपमा अलंकार। और इसे पहचानने का तरीका कि इसमें सा, समान, सदृश, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो यहां देखिए क्या वर्ड यूज किया है सिमिलैरिटी शो करने के लिए, सी, फूल सी बच्ची। तो इसलिए ये एग्जाम्पल, ये पंक्ति हुई उपमा अलंकार। ओके, नेक्स्ट है उपमा अलंकार के अंग। अब उपमा अलंकार ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कविताओं में। तो उपमा अलंकार के अंग कितने पार्ट होते हैं? 4। ये वर्ड याद रखिएगा, उपमा अलंकार के 4 अंग। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या हुआ? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। ओके, वो जो, जैसे यहाँ पे फूल सी कोमल बच्ची, तो वो बच्ची शब्द जिसका मैं कंपैरिजन करूंगी वो हुआ उपमेय। ओके, सेकंड पॉइंट, उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाएगी, जैसे उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची हुई उपमेय, तो वो प्रसिद्ध वस्तु है फूल, तो फूल है उपमान। क्लियर? नेक्स्ट है साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब उस उपमेय और उपमान जिसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं और जिससे कंपेयर करेंगे। जैसे मैं कहूंगी चांद जैसा मुख या चांद जैसा सुंदर मुख, तो चांद हुआ उपमान, मुख जिसके कंपैरिजन कर रही हूं वो है उपमेय। अब दोनों का सिमिलर समानता बताने वाली चीज क्या है? सुंदरता, उस एग्जाम्पल में। और वाचक शब्द जैसा वर्ड। अब फूल सी कोमल बच्ची, इस उदाहरण में बच्ची हुई उपमेय, फूल उपमान, साधारण धर्म, दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर क्या है? उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। आप जिस बेसिस पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं वो सिमिलैरिटी का पॉइंट क्या है? तो जैसे यहाँ फूल सी कोमल बच्ची, इसमें समानता बताने का विषय पॉइंट क्या है? कोमलता, दोनों ही कोमल है, फूल भी कोमल, बच्ची भी कोमल, तो साधारण धर्म हुआ कोमल। अब नेक्स्ट फोर्थ, चौथा अंग है उपमा अलंकार का वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण को प्रकट करते हैं, जैसे कि सम, जैसा, ज्यों के समान, तुल्य, सी, सा, सरिस, इस टाइप के एग्जाम्पल्स, इन्हें हम कहते हैं वाचक शब्द। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह है, राइट, जो पोएट्स है वो कहते हैं मेरा मन डोल गया, मतलब कांप गया। जैसे थोड़ी सी भी हवा चलती है तो क्या होता है? पीपल का पत्ता कांपता है, उसकी आवाज होने लगती है। तो ठीक वैसे ही अपने सामने खतरे को देखकर जो कवि है उसका मन पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल गया। तो अब इस पंक्ति में जिस चीज का कंपैरिजन मैं कर रही हूँ, तुलना कर रही हूँ, वो है मेरा मन। उपमेय, जिस प्रसिद्ध चीज से कंपेयर कर रही हूँ, तो प्रसिद्ध चीज है पीपल, पीपल के पत्ता। साधारण धर्म, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन गुण। साधारण धर्म क्या हुआ? पीपल पात सरिस मन डोला, डोलना, कांपना। तो साधारण धर्म हुआ कांपना, डोलना। एंड वाचक शब्द जो दोनों में समानता शो कर रहा है, तो वो हुआ सरिस। क्लियर? इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें कि आपको उपमा अलंकार है पता चलेगा। एक सिंपल चीज, जैसे मैं एक फेमस चीज से हम कंपेयर कर रहे होंगे, कंपेयर करते समय हम ये क्लियर करेंगे कि ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुण है जिसकी वजह से इन दोनों की तुलना की जा रही है, तो वो कॉमन गुण कहलाता है साधारण धर्म।
और मैं ऐसा कोई शब्द यूज करूंगी जिससे पता चलेगा दोनों इक्वल है, जैसा, जो, सरिस, सम, तो वो वाचक शब्द कहलाएंगे। तो ये था हमारा उपमा अलंकार। कुछ और उदाहरण, जैसे अभी जिनकी हमने बात की, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेरी। देखिए आप अपनी कॉपी में इसी तरह से डेफिनेशन, फिर उसके जो ये अंग अभी हमने पढ़े थे ये लिखेंगे, और उसके बाद ये एक एग्जाम्पल लिखिएगा इसी तरह से। बच्ची शब्द उपमेय, फूल शब्द उपमान, कोमल ये साधारण धर्म था, और सी, जो सी शब्द है ये वाचक शब्द। ये एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये दोनों एग्जाम्पल्स मैं समझा देती हूँ। आप कॉपी में ऑलरेडी एक लिख ही रहे हैं, वो काफी है, सफिशिएंट है, बट ये दोनों समझ लीजिए। हरिपद कोमल कमल से, हरि यानी भगवान के जो पद मतलब पैर हैं वो कोमल है, किसके समान? कमल के समान। तो प्रभु के पैरों को कमल के समान पवित्र सुंदर बताया। तो यहाँ पे कंपेयर जो किया जा रही चीज है वो है हरिपद। तो आप उपमेय में लिखेंगे हरिपद, जिस फेमस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं वो है कमल, तो कमल लिखकर लिखिए डैश करके। उपमान, साधारण धर्म, इन दोनों की कॉमन जो गुण है, साधारण गुण, वो है कोमल, तो साधारण धर्म कोमल, और जो समानता शो करने वाला वर्ड है वो है से, सा, समान, से, सरिस, ये वर्ड्स वाचक शब्द में आते हैं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता का मुख जिसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो है उपमेय, जिससे कंपेयर तुलना करेंगे चंद्रमा वो उपमान, साधारण धर्म दोनों का कॉमन चीज सुंदरता, सुंदर, तो ये साधारण धर्म, और समानता शो करने वाला वाचक शब्द के समान। तो ये उपमा अलंकार का एग्जाम्पल। नेक्स्ट अलंकार, अब आप सेकंड पॉइंट लिखिए, रूपक अलंकार। उपमा से ही थोड़ा सा डिफरेंट है रूपक अलंकार। सिमिलैरिटी शो करने के लिए हम सा, समान वर्ड लिख रहे थे, उन्हें हटाते हुए हम डैश लगा देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का। आपको दिखता है कि दोनों शब्दों में कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि वो उस जैसा है, लेकिन उस जैसा जो शब्द लिख रहे थे ना, वाचक शब्द, वो लिख रहे थे हम उपमा अलंकार में, उसको हटा दीजिए, बीच में डैश पुट कर दीजिए, ये रूपक अलंकार। जैसे कि रूपक अलंकार जहां गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न बता दिया जाता है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। जैसे मैं अगर बोल रही हूँ सीता का मुख चांद जैसा सुंदर है, इस एग्जाम्पल में तो सीता का मुख अलग है, चांद अलग है। अगर ये जैसा शब्द मैं हटा दूं, मुख चंद्र लिखूं, मुख डैश चंद्र, इट मीन्स मैंने रूपक अलंकार यूज किया, चेहरे को चंद्रमा के समान बता दिया। और सिमिलैरिटी इतनी है कि मुझे जैसा शब्द लिखने की यूज करने की जरूरत नहीं है। सो रूपक अलंकार में जब आप किसी की तुलना करते हैं तो इतनी समानता दिखाने बताएंगे कि बीच में आप सिर्फ डैश पुट करते हैं, वो जो वाचक शब्द था सा, समान, सी, वो सब हटा दिए जाते हैं। जहां गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न एक जैसा बताया जाए। तो दूसरे शब्द में उपमेय में उपमान का आरोप मान लिया जाता है कि वो यही है, इस रूपी धन। जैसे यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम नाम एक रतन, एक प्रेशियस जेम, एक स्टोन है, प्रेशियस स्टोन की तरह एक धन है। तो यहाँ पे राम डैश रतन, राम नाम को एक प्रेशियस स्टोन, जैसे हीरे मोती एक प्रेशियस चीजें हैं, कीमती चीजों के समान बताया। तो राम नाम रूपी धन, जब आप इसका मतलब कि अर्थ समझेंगे तो राम नाम रूपी धन पाया, पाया ये मीरा द्वारा लिखित पंक्ति है, पायो जी मैंने राम नाम रूपी जो धन था वो प्राप्त कर लिया। तो राम नाम रूपी धन, तो यहाँ पे डैश यूज किया गया दोनों के बीच में। यहाँ राम नाम में रतन धन का आरोप किया गया, बता दिया गया कि जो राम नाम है वो धन ही है। इतनी समानता है कि मुझे सा समान वर्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं है, बीच में सिर्फ डैश लगाया समानता बताने के लिए
कि जो राम नाम है वो रतन अपने आप में एक प्रेशियस स्टोन ही है। तो ये रूपक अलंकार। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, माँ मैं तो चांद रूपी खिलौना लूंगा। तो चांद रूपी खिलौना, जो चांद है वो खिलौने के रूप में लूंगा। तो यहाँ पे चंद्रमा रूपी खिलौना, इसलिए चंद्र खिलौना वर्ड यूज किया, बीच में डैश लगाया, ये पहचानने का तरीका। अब इसके बारे में एक विशेष यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखा हुआ है, उपमा अलंकार में सम, जैसा, ज्यों, तुल्य, सा, सरिस, ये जो शब्द होते हैं रूपक में इन शब्दों के लिए कोई जगह नहीं, बल्कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, ये जो डैश हम यूज कर रहे हैं इसका प्रयोग करते हैं। और जब आप विग्रह करेंगे, इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे तो चंद्रमा रूपी खिलौना, तो ये वर्ड रूपी आएगा। बहुत आसान है पहचानना। रूपक अलंकार जब विग्रह करेंगे तो बनेगा रूपी, चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना। ओके, ये है रूपक अलंकार। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। जिससे हम नहीं बोलते कई बार कि इमेजिन करो ऐसा है, कल्पना करो ऐसा है, मानो ऐसा है। तो मानो, जानो, ये जो शब्द हैं, जब ये पोएट यूज करे, आपको बोले इमेजिन कीजिए इस तरह की चीज है, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना, एक सिचुएशन, एक ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो चीज वो ऐसी है, इसमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु, इस टाइप के कोई वर्ड्स हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, अरुण कांति वाला मुख, मानो प्रातःकालीन सूर्य हो। तो यहाँ पे किसी के चेहरे की लालिमा को कंपेयर किया, मानो उस मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का जो सनराइज के समय सूरज में एक लालिमा होती है, उससे तुलना की है। कौन सा वर्ड से आप पहचान पाएंगे इसे? मानो शब्द से। ठीक है, अरुण कांति वाला मुख, किसी के चेहरे की लालिमा मानो प्रातःकालीन सूर्य के समान। तो मानो, मनु, इस टाइप के वर्ड्स होंगे उत्प्रेक्षा में। एक और एग्जाम्पल देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलूने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परे प्रभाती। ये आपके कोर्स का ही है। तो श्री कृष्ण के द्वारा जब पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़ा जाता है, पहना जाता है, अब श्री कृष्ण का वर्ण घनश्याम बोलते हैं उन्हें, सांवला शरीर, उस पर पीले वस्त्रों का पहनना, ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ती हो। अब नीलमणि पर्वत का नेम से इसकी क्वालिटी मालूम चल रही है, एक ऐसा पर्वत जो नीलिमा यानी ब्लूइश ग्रेइश कलर का है, नीलिमा। ठीक है, तो नीलमणि शैल, शैल मतलब पर्वत, एक ऐसा पर्वत जो कि घनश्याम श्री कृष्ण के समान सांवले रंग का, काले रंग का पर्वत है। उस पर जब अर्ली मॉर्निंग की सुनहरी धूप पड़ती है, मॉर्निंग की धूप कैसी होगी? सुनहरी, गोल्डन येलो कलर। तो वो जो पीली धूप पड़ती है, ठीक वैसा है लगता है जब श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्रों को पहनते हैं। अब कौन, कैसे मालूम चलेगा हमें उत्प्रेक्षा है? ये देखिए वर्ड यूज किया, मनहु। सोहत ओढ़े पीत पट, श्री कृष्ण श्याम, जो श्याम यानी श्री कृष्ण को कहते हैं, जब वो पीले रंग के वस्त्रों को पहनते हैं तो शोभायमान यानी बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है मानो नीलमणि शैल, नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप जैसा प्रकाश पड़ रहा हो। सो मनहु से पता चला ये उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट अलंकार, हेडिंग लिखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इसे सिंपल वर्ड्स में समझिए। कई बार होता है जब हम अपनी बात को कहते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, और कई बार बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि वो नॉर्मल लगती नहीं, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। किसी चीज में थोड़ा सा आप बात को बढ़ा चढ़ा के, बच्चे बताते ही हैं बात को बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन अगर इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलें कि जिस पर कोई ट्रस्ट ही ना कर पाए, अविश्वास करे, इतना चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। थोड़ा बहुत फेंकते हैं तो हम समझ सकते हैं, बात में थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन अगर इतना गप मारी, इतना ज्यादा उस बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि वो ट्रस्ट करने लायक नहीं रही, वो जिस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं,
सो वो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, काव्य में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं हम, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार। सो आई होप इस अलंकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो हम समझ पाए ना, अतिशयोक्ति अत्यधिक बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी सुंदरकांड का एक इंसिडेंट पर लिया, अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगा पाए थे और पूरी लंका जलकर राख भी हो गई और निशाचर जो राक्षस थे भाग भी गए। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ, आग लगी थी तब लंका जली थी, जब लंका जलकर राख हुई थी तब निशाचर जो राक्षस थे भागे थे। अब हमने क्या क्या बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार कि हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही लंका जलकर राख हो गई। अब ये तो संभव नहीं है, तो ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। सो आई होप ये वाला समझ में आया सबको। अतिशयोक्ति का एक और एग्जाम्पल, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप का इंसिडेंट, उनके पास घोड़ा था चेतक, कहा जाता है वो चेतक ने अपने स्वामी को, महाराणा प्रताप को बचाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें, मतलब बहुत हिम्मत वाले काम किए, इवन जो नदी थी उसको भी पार कर लिया था। तो उस पर एक बार, अभी तो नदी जस्ट आगे सामने आई थी, महाराणा भी सोच ही रहे थे कि मैं इससे घोड़े को पार कैसे लेके जाऊं, अभी तो सोच ही रहे थे, उनके दिमाग में थॉट था, जब तक तो चेतक एक जंप किया उसने एंड वो उस पार खड़ा हो चुका था। तो सिर्फ सोचने मात्र से घोड़े का नदी की दूसरी ओर पहुंच जाना बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया, बहुत असंभव सा कार्य प्रतीत होता है, आप विश्वास मुश्किल से कर पाते हैं, तो इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ओके, नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी है। मानव, ह्यूमन, किसी नॉन लिविंग चीज में ह्यूमन एक्टिविटी जब आप इमेजिन करेंगे, किसी ऐसी चीज जिसमें निर्जीव चीज है या प्रकृति की कोई वस्तु, जब हम उसमें एक मनुष्य के समान कोई क्रियाकलाप, कोई ह्यूमन एक्टिविटी आप इमेजिन करते हैं, वो मानवीकरण अलंकार। सिंपल, समझ में आया सबको? जब किसी नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन एक्टिविटी इमेजिन की जाए, जैसे यहाँ पे इसकी परिभाषा, मानवीकरण अलंकार जब किसी कविता, दोहे या गद्य में प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया, फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, ये जो बात यहाँ कही गई, नॉर्मली ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं हंसना, मुस्कुराना, ये जो क्रियाएं हैं ये मनुष्य करते हैं, प्रकृति की चीजें नहीं, प्राकृतिक नहीं, तो असलियत में संभव नहीं है, परंतु ये भावनाओं पर बेस्ड है कविताएं, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार में आप एक ऐसी वस्तु या प्राकृतिक चीजों में भी मनुष्यों की कोई क्रियाकलाप यहाँ पे कल्पना करते हैं। जैसे यहाँ पे दिवस का अवसान समीप था, उतर रही मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी धीरे धीरे। एक एक्स्ट्रा समझा रही उदाहरण, समझ लीजिए। जैसे ही सनसेट हुआ, दिवस का अवसान, सूर्य अस्त हुआ, मेघमय आसमान से, बादलों भरे आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी, शाम रूपी सुंदरी। एक नायिका के रूप में शाम को इमेजिन किया, जब इवनिंग टाइम स्टार्ट हुआ, जैसे ही शाम होने लगी, शाम मतलब संध्या होने लगी, तो संध्या सुंदरी, संध्या रूपी नायिका मानो आसमान से धीरे धीरे उतर रही थी। सो आसमान से धीरे धीरे उतरना ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, इसलिए मानवीकरण अलंकार। क्लियर? नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार का एक और एग्जाम्पल, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बादल आए हैं बड़े सज सवर के। अब सजना सवरना ये तो मनुष्यों की क्रियाकलाप है, तो बादलों में इस चीज को इमेजिन करना मानवीकरण का एग्जाम्पल। जो उदाहरण दिया गया, बादल बड़े सज धज कर आए,
लेकिन ये सारी क्रियाएं मनुष्यों की हैं, बादलों की हैं। इसलिए इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार इसे माना जाएगा। असलियत में जो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक सजीव भावनाओं के रूप में आप इसे यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। तो ये सारे उदाहरण मानवीकरण अलंकार के। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार को पहचानिए। तो जो पिछली बार हमने क्वेश्चन लिए थे वो थे सारे शब्द अलंकार। अब जो प्रश्न है वो है अर्थालंकार, यानी वर्ड्स की मीनिंग पर बेस्ड। अभी तक जो हमने पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो इस वाले का आंसर आप इजीली लिख पाएंगे। पीपल पात सरिस मंडोला। सो ये आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से आपको इसका एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। नेक्स्ट, जो भी अलंकार हो उसमें इसको लिखिएगा। सेकंड, चरण कमल बंदो हरि राय। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन सा चिन्ह है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस वीडियो में, आपको हेल्प मिलेगी इससे। किस तरह से इस चिन्ह को, इस योजक चिन्ह को जब आप देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा अलंकार था और उस अलंकार का नाम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब स्वर्ग से मिलना मतलब आसमान तक पहुंचना, मतलब किसी नगर की तारीफ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जो बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, वो आसमान जितनी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे शहर आसमान की ओर बढ़ता जा रहा है। सो अपने आप सोचिए किस तरह का अलंकार होगा ये, जहां बात को या इमारतों को आसमान तक छूना और उसके बाद ये कहना कि ऐसा लग रहा है कि वो वहीं जाती जा रही है। कौन सा अलंकार होगा, और उसके बाद आप इसका आंसर देंगे। सो इन तीन पंक्तियों में निहित अलंकार को आप पहचानेंगे और उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, सो आई होप इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ब्लैक पेन से इन क्वेश्चंस को लिखेंगे, जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, फिर उसका आंसर ब्लू पेन से कौन सा अलंकार है। सेकंड है चरण कमल बंदो हरि राय। आप इस चिन्ह को देखकर पहचानिएगा कि किसको किसकी उपमा दी गई, किसके बारे में कहा जा रहा है। ये योजक चिन्ह हम कौन से अलंकार में यूज करते हैं, क्लियर, याद है, अभी हमने इसी वीडियो में बात की, और उस अलंकार का नाम। और थर्ड, अभी जैसे मैंने समझाया, एक नगर का नाम साकेत, वहां की इमारतों का इतना ऊंचा होना कि वो आसमान तक पहुंच चुकी है, और लग रहा है कि मानो ये धीरे धीरे नगर, जिसको ना शहर और नगर बढ़ते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से मिलने जाया जा रहा है, इतनी गगनचुंबी इमारतें हैं वहां पे। सो कौन सा अलंकार होगा जहां बात के बारे में इस तरह का वर्णन किया जाए। सो आप इन तीनों के आंसर लिखेंगे। एंड आई होप इस वीडियो से आपको अलंकार टॉपिक समझने में मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Till then, goodbye.